नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री की क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप सभी विद्यार्थियों का रिस्पांस प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को भी लाइक किया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की जो क्लास है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वही रासायनिक बल गति का जो उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि शून्य कोटीय विक्रिया मैंने आपको डिस्कस कराई थी कल। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रथम कोटीय विक्रिया। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि के विक्रिया। प्रथम कोटि के विक्रिया के अंदर वही जो दर नियतांक है, यानी कि वेग नियतांक जो आपका आया था के, उसका मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है, या हम कहें शून्य कोटि और प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आता है, फिर इसका अर्धयुकाल क्या आता है, या इसको पूर्ण होने के लिए समय अंतराल कितना होता है। इन सभी चीजों की हम लोग क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो प्रथम कोटि के विक्रिया की अगर बात करूं तो देखिए, इनके लिए प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वही स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है कि क्रियाकारक, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? उत्पाद। एक तरफ तो क्या है आपका क्रियाकारक और क्रियाकारक से किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो क्रियाकारक का जो एक अणु होता है, एक अणु ऐसा होता है जो अभिक्रिया की वेग को या अभिक्रिया के दर को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बात कही थी कोटि क्या है। क्रियाकारक के उन अणुओं की संख्या होती है कोटि जिन पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक है। तो क्रियाकारक जब अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक है, यानी प्रथम कोटि की विक्रिया, इसका मतलब कोटि की वैल्यू कितनी है? एक है, यानी कि क्रियाकारक का एक अणु ऐसा है जिस पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर कर रही है। तो क्रियाकारक मैंने मान लिया, और उससे निर्माण किसका हो रहा है? उत्पाद का निर्माण हो रहा है, वो भी मैंने लिख लिया। स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं समय जब जीरो है, यानी कि प्रारंभ में समय जब जीरो है, प्रारंभ में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर, यानी कि समय कितना है? 0 पर। तो क्रियाकारक की सांद्रता आपको कल भी पता है कि मैंने क्या मानी थी? स्मॉल ए। तो क्रियाकारक की सांद्रता, प्रारंभिक जो सांद्रता है वो क्या मान ली? स्मॉल ए। और उत्पाद की सांद्रता कितनी है? 0। उत्पाद की सांद्रता कितनी है? प्रारंभ में 0, यानी कि अभिक्रिया स्टार्ट अभी नहीं हुई है। कुछ समय पश्चात, या हम कहें कि समय t पर, समय जब कितना हो? स्मॉल टी हो, यानी कि स्मॉल टी समय पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस समय पर उत्पाद का निर्माण हो चुका होगा, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आई होगी और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। तो कल के जैसे या लास्ट वीडियो के अनुसार जैसे मैंने कहा कि उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद का निर्माण कितना हो गया? x, तो वही क्रियाकारक की सांद्रता कितनी रहेगी? a माइनस के x रहेगी। इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद आपको पता है कि डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा था विक्रिया की दर या विक्रिया का वेग निकालिए। दो तरीके से आपको विक्रिया का वेग और विक्रिया की दर ज्ञात करनी है। तो पहले हमने लिखा जैसे विक्रिया की परिभाषा से अनुसार अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या फिर उसका वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। आप क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू डी x अपॉन में dt। R इक्वल टू क्या लिखोगे? dx अपॉन में dt। ये आपने लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया सर, ठीक है। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर वही अभिक्रिया का वेग आपने किससे निकाला? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर
क्रिया की दर या उसका वेग। तो वो कैसे लिखोगे आप? तो R बराबर K और क्रिया कार्य की सांद्रता यहाँ पर आती है t समय पर क्रिया कार्य की सांद्रता कितनी है? तो वो है a माइनस के x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? a माइनस x। और अभिक्रिया की कोटि जो है आपको पता है यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितना लिखा? 1। कल जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया में पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर मैंने कल के लिखा यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ये भी अभिक्रिया की दर है और ये भी अभिक्रिया की दर है, तो दोनों का आपस में क्या करोगे? बराबर। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर या समीकरण 1 व 2 से कैसे लिख देना? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने इक्वल किया, dx अपॉन में क्या हो गया? dt इक्वल टू में क्या है सर? k और a माइनस का x, पावर कितनी है? 1। यहां अगर आप देखोगे तो dx अपॉन में dt, ये भी क्या है? सांद्रता में परिवर्तन की दर, यानी कि x जो है dx की बात करूं तो ये क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, और dt क्या है? समय में परिवर्तन। तो ऊपर सांद्रता है, नीचे समय है। a माइनस x क्या है? सांद्रता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक नंबर की चर्चा कर रहा होता, एक स्पेशल पॉइंट की k का मात्रक क्या होगा, अगर यहीं कहीं मैं आपको बताऊं कि k का मात्रक क्या है। कल आपने जो मात्रक देखा था वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या दर नियतांक जो है k, उसका मात्रक क्या है? तो कल आपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखा, आज हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखेंगे। तो आप यहाँ से पहले k निकालोगे तो dx अपॉन में dt आएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको पता है a माइनस का x जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ से k निकालोगे तो a माइनस का x कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड में आएगा। बिल्कुल सर। तो dx क्या है? सांद्रता है। अच्छा, बटे में dt क्या है सर? समय है। और a माइनस x क्या है? a माइनस x t समय पर क्रिया कार्य की सांद्रता है। तो a माइनस x भी क्या है आपका? सांद्रता। तो यहाँ पे सांद्रता से सांद्रता क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो k का मात्रक क्या बना? समय नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समय इनवर्स। अब समय इनवर्स में चाहे आप सेकंड इनवर्स बताओ, चाहे हावर इनवर्स बताओ, चाहे आपका मिनट इनवर्स बताओ, ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, k क्या है आपको कल की क्लास में मैंने बताया था? दर नियतांक या फिर वेग नियतांक है। दर नियतांक या फिर क्या है? वेग नियतांक है, जिसका मात्रक क्या हो गया? समय इनवर्स, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय इनवर्स। और कल की क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कितना आया था? सांद्रता समय इनवर्स, सांद्रता इनटू समय इनवर्स। तो याद रखना k का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर, सॉरी k का मात्रक जो है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि बदल जाएगी तो k का मात्रक भी बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट अलग से हो गया। हमारा डेरिवेशन पर चलते हैं हम लोग। dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस x एज इट इज रहा। बिल्कुल सर। तो मैंने क्या कहा? dt को उधर भेज दिया और a माइनस x को इधर ले आया। यहाँ दिख तो जाएगा ना। चलो एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं। dx जो है उसके डिवाइड में किसको ले आया? a माइनस x को, और उधर k के पास किसको ले गया? dt को ले गया। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आगे हमें निकालना है कि अभिक्रिया t समय में इस तरीके से dx अपॉन में a माइनस x और बराबर में क्या होगा? kt। समाकलित वेग समीकरण निकालनी है आपको। ये तो आपकी क्या हो गई थी? dx अपॉन में dt की अगर बात करूं तो dx अपॉन में dt जो आपकी समीकरण होती है ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म होती है इसकी, या डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है, यानी कि अवकलज जो पद है, अवकलज जो रूप है, ये कह सकते हैं आप इसको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलज रूप होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलज रूप आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस का x। वहीं अब हम निकालते हैं समाकलित वेग समीकरण। तो इसका हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए जो आपके पास में नीचे लिखा हुआ है dx अपॉन में a माइनस x बराबर k इंटू dt, इसका हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन करने पर। तो हमने इसका समाकलन किया तो ऊपर का है आपका dx और नीचे है a माइनस का x इक्वल टू में k डॉट क्या है? dt, और इसका भी क्या कर दिया हमने? समाकलन कर दिया। यहाँ पे 1 अपॉन में x वाले फॉर्मूले से इसका समाकलन होगा, और 1 अपॉन में x का समाकलन क्या होता है? log x। 1 अपॉन में x का समाकलन क्या होता है? log x। तो 1 बटे में मैंने उसको पूरे को क्या मान लिया? x।
ये हो जाएगा log a माइनस का x, इस तरीके से, ठीक है। और माइनस का की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, इक्वल टू में के टी, और समाकलन नियतांक क्या आएगा, सी आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमने समाकलन सॉल्व करके लिख दिया इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर क्या 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक बात करूं कि सी का वैल्यू निकालना होता है मुझे, समाकलन नियतांक को हटाना होता है, तो आप ध्यान देखना टी बराबर 0 पर क्या कह रहा है वो, कि टी बराबर 0 पर और उत्पाद की जो सांद्रता है यानी x का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। t बराबर 0 पर x का वैल्यू कितना है, 0, तो लिख दीजिए कि t बराबर 0 पर x बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पे लिखो माइनस का log a माइनस का x इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू आपको 0 रखनी है, k t की वैल्यू आपको 0 रखनी है, प्लस c, तो माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, log a और इक्वल टू में क्या आएगा, c। ये आपका c का मान आ गया। c का मान आप वापस समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो आपका नियतांक वहां से हट जाएगा। तो c का मान कहाँ पे रखना है आपको, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान आपने कहाँ पर रख दिया, समीकरण 3 में रखने पर, तो माइनस का log a माइनस का x एज इट इज है, इक्वल टू में के टी भी एज इट इज है, सी की जगह हमने क्या लिख दिया है, माइनस का log a, माइनस का log a, माइनस के log a को उधर उठा करके लेकर क्या हुआ, तो ये प्लस का log a हो जाएगा, या के टी को अलग कर दूं तो के टी को पहले लिख देता हूँ, के टी वहां अकेला रह गया, और log a को इधर उठा करके लिया आया तो वो प्लस का हो गया, माइनस के अंदर पहले से कौन है, a माइनस का x, ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको भी आप जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन समीकरण कह सकते हो, बाकी इसको हम लोग आगे फॉर्म में बदलेंगे। देखिए कि log के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि log के अंदर अगर a माइनस का log b लिखा हुआ है तो आप इसको log a अपॉन में b की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, k एज इट इज, t एज इट इज, तो इसको लिख दिया आपने log a का काम किसने किया, स्मॉल a ने, और b का काम किसने किया यहाँ पे, a माइनस x ने। तो इस तरीके से ये जो आपको प्राप्त हुआ है kt बराबर log a अपॉन में a माइनस का x, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, समाकलित वेग समीकरण कह सकते हो आप इसको, ठीक है, बिल्कुल सर। और इसको आगे अगर कन्वर्ट करना चाहो आप तो log का यहाँ पर अभी तक जो आधार चल रहा है वो क्या चल रहा है, e आधार चल रहा है। log e को अगर आप log 10 में बदलना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक स्टेप और देखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। kt बराबर log e को log 10 में इसमें बदलने के लिए आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। log e को log 10 में अगर आपको बदलना है तो log e की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2.303, तो 2.303 log ये किस में आ गया, 10 में आ गया, और आगे रह जाएगा अपने पास में क्या, a अपॉन में a माइनस x। फाइनली आपका जो प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण है वो ये है log 10 की फॉर्म में। समझ में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा kt बराबर 2.323 log 10 रेज़ a अपॉन a माइनस का x। k वेग नियतांक या दर नियतांक है, t समय है, t कौन सा समय है जिस पर ये नीचे वाली सांद्रता है, t समय पर आपको नीचे वाली ये जो सांद्रता t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, बिल्कुल। और स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, स्मॉल a क्रियाकारक की क्या प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस x है जिस समय पर आपको काम करना है उस समय पर क्रियाकारक की सांद्रता है। समझ में आएगा, नहीं आ पाएगा? तो ये आपका हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और उसका अवकलित वेग समीकरण या अवकलज रूप। ठीक, आप इसको करिए, फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आया होगा। एक दो बार आप जो इसको कंप्लीट करके देखिएगा तो आपको एक कंप्लीट जो है वो याद हो जाएगी कि किस तरीके से जो है समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात की जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि
प्रथम कोटि की जो विक्रिया है राजस्थान बोर्ड में मोस्टली टाइम्स यानी कि मैं कहूँ 99% जो है पूछी जाती है। हर एग्जाम के अंदर प्रथम कोटि विक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है, कभी इसका अर्धयुगल आया है, कभी ग्राफ आया, कभी जो है वो समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति भी आ रखी है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको तो बिल्कुल भूलिएगा मत, और ये तो आपको करनी ही करनी है, मान लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि प्रथम कोटि की जो विक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आया था। तो समाकलित वेग समीकरण हमने उसका ड्राइव करना सीख लिया है, और उम्मीद है कि आप सभी को भी वो समझ में आया होगा। KT बराबर 2.303 log 10 बेस यानी कि 10, और आपको पता है कि a अपॉन a माइनस का x, ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें कि उसका आवर्तकाल कितना आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आवर्तकाल कितना आता है, तो हम लोग आवर्तकाल नहीं, अर्धायुकाल, आवर्तकाल नहीं अर्ध आयुकाल। केमिस्ट्री में जो है ये फिजिक्स थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसलिए हम जो है वो आवर्तकाल के लिए गलती से क्या याद करना चाह रहे हैं हम लोग, अर्ध आयुकाल। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को आधा कंप्लीट होने में, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो क्रिया कारक है उस क्रिया कारक की सांद्रता को आधा विघटित होने में, आधा खत्म होने में कितना समय लगता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए कि हम लोग वही जो काम करके आए, क्रिया कारक हुआ इधर, बिल्कुल आप लोग जो है ढंग से लिख लेना। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्रिया कारक यानी रिएक्टेंट हो गया, और राइट हैंड साइड में आपका कौन हो गया, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। टाइम जब हमने देखा प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आपका t बराबर 0 पर हम लोग बात करते हैं। टाइम कितना है 0 पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, स्मॉल है, क्रिया कारक की सांद्रता स्मॉल है, और उत्पाद की सांद्रता कितनी है 0। अभी तो बनना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो उत्पाद कहां से बनेगा, इसलिए उत्पाद की सांद्रता कितनी 0। अच्छा, अब हम बात करें अर्धायुकाल की, यानी कि ऐसे समय की जिस पर क्रिया कारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है आधी। कितनी रह जाती है, आधी। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी a, कितनी रह गई आधी। उस समय अंतराल को हम कहते हैं अर्ध आयुकाल, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल T के नीचे 1/2 लिख करके, इस तरीके से कैपिटल T, और नीचे की तरफ हमने क्या लिख दिया उसके 1/2। तो अर्ध आयुकाल पर हम लोग चर्चा करें तो क्रिया कारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है, आधी। यानी मैं यूं कहूं कि आधी सांद्रता क्रिया कारक की किस में बदल जाती है, उत्पाद की सांद्रता में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर हम समाकलित वेग समीकरण से देखें यहाँ पे, तो वैल्यू अगर पुट करें इसके अंदर कि KT बराबर जो है 2.303 log 10 बेस स्मॉल a अपॉन में a माइनस का x, ये है। बिल्कुल वैल्यू रखेंगे तो क्या एज इट इज है, स्मॉल t की जगह आपने क्या लिख दिया है कैपिटल T हाफ, यानी कि अर्धायुकाल पर चर्चा हो रही है। 2.303 log 10 बेस एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल a क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो एज इट इज रहेगी, स्मॉल a एज इट इज। या तो आप ये लिख लीजिए कि क्रिया कारक की स्मॉल t बराबर t हाफ पर पूरी सांद्रता जो है वो a/2 है, तो a माइनस का x जो है इस पूरे की वैल्यू कितनी रख सकते हो, पूरे की वैल्यू a माइनस x की वैल्यू पूरी की लिख सकते हो 1/2। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है a/2, तो a माइनस का a/2 करूंगा तो भी कितना आने वाला है a/2। तरीका कोई से भी लगाइए, आंसर आपका यहाँ पे नीचे कितना आने वाला है 1/2। तो यहाँ से a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KT हाफ बराबर 2.303, और log 10 बेस के साथ कितना बचेगा, ओनली 2, जो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए KT हाफ हो गया बराबर 2.303 एज इट इज, और log 2 की अगर बात करें 10 बेस log 2 की वैल्यू, log में 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, याद रखिएगा। तो ये लिख दी मैंने 0.3010,
तो के टी हाफ बराबर कितना मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई मैंने तो रट रखा है, आप भी याद रख लेना 0.693, अन्यथा आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। टी हाफ की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 0.693 अपॉन में क्या हो जाएगा के, तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया 0.693 अपॉन के क्या है, वेग नियतांक के नियतांक। अच्छा, फॉर्मूले को बड़े गौर से देखने पर हमें प्राप्त हो रहा है कि टी हाफ का मान तो क्रियाकारक की सांद्रता पर कतई निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुगाल का मान, टी हाफ का मान क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्रियाकारक की सांद्रता कहीं आ रही है क्या सूत्र में, अरे आ रही है क्या, कतई नहीं आ रही सर, इसका मतलब अर्धयुगाल का मान के पर तो निर्भर करता है, लेकिन क्रियाकारक की सांद्रता पर या उत्पाद की सांद्रता पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता। तो सांद्रता को यानी क्रियाकारक की सांद्रता को आप दुगना बढ़ाओ चाहे घटाओ चाहे कुछ भी करो इसके साथ में, उसके अर्धयुगाल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो 0.693 अपॉन में क्या रहेगा के। आया समझ में नहीं आया, तो ये हुई आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड आपके मटेरियल। आगे समझ में नहीं आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कैरेंटिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 10th और 12th क्लास की क्लासेस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।